हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पतझड़ की टूटी पत्तियां। इस पाठ को लिखा है रविंद्र केलकर जी ने। तो शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को। इस पाठ के अंदर दो पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट है गिन्नी का सोना, जिसमें लेखक ने हमें उन लोगों के बारे में बताया है जो इस संसार को जीने और रहने के योग्य बनाते हैं। दूसरे पार्ट के अंदर छेन की देन। अब छेन की देन के अंदर हमें ये बताया हुआ है जो जापानी लोग हैं ना, उनकी दिनचर्या बहुत ही व्यस्त होती है, मतलब हमेशा ही बिजी रहते हैं। उसके बीच में भी वो चैन का समय निकाल लेते हैं। किस वजह से वो निकाल पाते हैं चैन का समय? बौद्ध दर्शन की वजह से। तो उसी के बारे में डिस्कस करा हुआ है। क्या आप जानते हो कि शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना अलग अलग होता है? जो गिन्नी का सोना होता है उसमें थोड़ा सा तांबा मिलाया जाता है जिससे वो ज्यादा चमकता है, और जो शुद्ध सोना होता है वो उससे मजबूत भी बन जाता है। देखो, जो शुद्ध सोना होता है ना वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, आप हाथ से भी तोड़ सकते हो। बट जो गिन्नी का सोना होता है ना उसमें तांबा मिला देते हैं तो वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। इसी कारण जितनी भी औरतें हैं वो अक्सर गिन्नी के सोने का ही गहने बनवाती हैं। जो हमारे आदर्श होते हैं वो शुद्ध सोने की तरह होते हैं, लेकिन आजकल कुछ लोग क्या करने लगे हैं, इन आदर्श के अंदर व्यवहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिलाने लगे हैं। अब आदर्श का मतलब क्या हो गया? कुछ सेट ऑफ रूल्स, जैसे हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे और क्या हम मम्मी पापा से कोई बात छुपाएंगे नहीं। तो अब क्या कर रहे हैं लेकिन आजकल के लोग, ये जो हमारे आदर्श होते हैं बिल्कुल शुद्ध होते हैं, शुद्ध सोने की तरह, इनके अंदर थोड़ा थोड़ा व्यवहारिकता का तांबा मिला रहे हैं। व्यवहारिकता को किससे कंपेयर करा है? तांबे से। तो मतलब कैसे वो अपने आदर्शों को व्यवहारिकता से खराब कर रहे हैं, समझो। देखो, जैसे क्या हुआ कि आपका फ्रेंड है, वो क्लास के अंदर शोर मचा रहा है। मैम ने पूछा कि बेटा कौन शोर मचा रहा था? अब आदर्श के हिसाब से अगर हम आदर्श को देखें जिनको हमने शुद्ध सोने से कंपेयर करा है, तो आदर्शों के हिसाब से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैम को बता देना चाहिए किसने शोर मचाया, कौन क्लास के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा था। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, व्यवहारिकता का तांबा जो होता है वो मिला देते हैं और बोलते हैं मैम को। क्या रिस्पॉन्स देते हैं? मैम हमें नहीं पता किसने शोर मचाया, जबकि उन्हें सब पता होता है। ऐसे ही लोगों को जो अपने आदर्शों के अंदर, यानी कि शुद्ध सोने जैसे जो आदर्श होते हैं उसमें थोड़ी सी व्यवहारिकता मिलाते हैं, उन लोगों को प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहा जाता है। अब ये जो व्यक्ति होते हैं ना, थोड़ा बहुत जो झूठ बोल रहे हैं या फिर थोड़ा बहुत अपनी व्यवहारिकता बढ़ा रहे हैं, ये व्यवहारिकता ही तो हुई। अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं, कुछ अपने आदर्शों से पीछे हट रहे हैं, तो अब क्या होता है, धीरे धीरे करके ये लोग क्या करते हैं कि व्यवहारिकता को बहुत ही आगे ले आते हैं, यानी कि तांबा बहुत ही ज्यादा हो जाता है और सोना बेचारा पीछे ही रह जाता है। कुछ लोग गांधी जी को प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहते हैं। गांधी जी व्यवहारिकता के महत्व को जानते थे, यानी वो बहुत अच्छे से जानते थे कि व्यवहारिकता कितनी होनी चाहिए और कहां पर उन्हें व्यवहारिकता निभानी है। इसीलिए वे अपने विलक्षण आदर्श, विलक्षण का मतलब हो गया फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छे आदर्शों को लेकर चले, और इन्हीं आदर्शों की वजह से जो पूरा देश था वो उनके पीछे चल पड़ा। गांधी जी कभी भी आदर्श को व्यवहारिकता के स्तर पर नहीं उतरने देते थे, यानी कि दोनों को कभी भी एक समान नहीं रखते थे। अब देखो, आदर्श क्या हो गए? आदर्श गांधी जी के ये थे कि कभी भी वो अहिंसा नहीं करेंगे, वॉयलेंस नहीं करेंगे, मारपीट नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना था कि गांधी जी के ऊपर, जो हमारे देश के ऊपर अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे, हम वो सहते रहे, या देश के लोग अत्याचार सहते रहे, तो फिर तो लोग गांधी जी का साथ ही छोड़ के चले जाते। तो वो क्या करते थे, जो उनके आदर्श थे उसके साथ थोड़ी व्यवहारिकता मिलाते थे। अब व्यवहारिकता क्या मिला दी उन्होंने कि भाई देखो, अगर अंग्रेज हमें मारेंगे तो हम क्या करेंगे, हम भाई उनका कोई भी काम में उनकी हेल्प नहीं करेंगे, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आपने पढ़ा भी होगा एसएसटी के अंदर। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर क्या होता है, गांधी जी बोल देते हैं भाई हम अंग्रेजों के साथ कोऑपरेट करेंगे नहीं, उनका साथ किसी भी चीज़ में देंगे ही नहीं। तो उन्होंने क्या करा, आदर्श के साथ व्यवहारिकता को मिलाया। आदर्श क्या थे उनके, कि मारना पीटना नहीं है। अब व्यवहारिकता उन्होंने कैसे मिलाई कि भाई हम मार पीटेंगे नहीं, अंग्रेजों को मारेंगे पीटेंगे नहीं, लेकिन उनका साथ भी नहीं देंगे किसी चीज के अंदर। गांधी जी पता है क्या करते थे?
तांबे के अंदर सोना मिलाते थे और उसकी कीमत बढ़ा देते थे। अब इस बात को आसान भाषा में समझो। देखो, गांधी जी जो थे उनके क्या आदर्श थे? सबसे पहला उनका आदर्श थे कि हम नॉन वायलेंस करेंगे, यानी कि हम मारपीट किसी के साथ नहीं करेंगे। अब उन्होंने उसके अंदर तांबा मिलाया। तांबा क्या था उनका कि भाई नॉन वायलेंस तो हम रखेंगे कि हम किसी के साथ मारपीट नहीं करेंगे, लेकिन हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी करेंगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब कि हम अंग्रेजों का किसी भी चीज़ में साथ भी नहीं देंगे। तो अब क्या हो रहा था कि जो बेचारे अंग्रेज थे वो कुछ गांधी जी के ऊपर एक्शन भी नहीं ले पा रहे थे। उनको लगता था यार ये बंदा तो ऐसा मारपीट भी नहीं कर रहा, लेकिन कुछ कर भी नहीं रहा है, हमारी किसी चीज़ में हेल्प भी नहीं करने दे रहा है किसी इंडिया वाले को। तो इस चीज़ की वजह से ही गांधी जी की रिस्पेक्ट पूरे देश दुनिया में करी गई, और हमारे देश के लोगों ने तो करी, बाहर के जो विदेश के लोग थे उन्होंने भी करी। व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं, हर काम लाभ हानि का हिसाब लगाकर करते हैं। वे जीवन में सफल होते हैं, दूसरों से आगे भी जाते हैं, परंतु ऊपर नहीं चढ़ पाते। अरे भाई, कहना क्या चाहते हैं ऑथर हमें? व्यवहारवादी जो लोग हैं वो लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट लॉस देखकर चीज़ें करते हैं, जीवन में सफल भी हो जाते हैं, यानी कि पैसा भी उन्होंने कमा लिया, दूसरे लोगों से आगे भी चले गए, पर वो ऊपर नहीं चढ़ पाते। ऊपर चढ़ पाने का मतलब क्या है? मतलब वो सबके दिलों में जगह नहीं बना पाते। खुद ऊपर चढ़ें और साथ में दूसरों को भी ऊपर ले जाएं, ये काम सिर्फ आदर्शवादी लोग ही कर पाते हैं। अब आदर्शवादी लोग कैसे खुद ऊपर चढ़ते हैं? अब देखो, गांधी जी को अगर देखें तो उस समय पूरे भारत के अंदर एक से एक अमीर लोग होंगे, लेकिन आज भी किसको याद करते हैं जब भी हम फ्रीडम की बात करते हैं या आदर्शवादी लोगों में अगर हम किसी को गिनते हैं तो वो गांधी जी आते हैं। गांधी जी क्या सिर्फ ऊपर अकेले ही चढ़े? नहीं, उनके साथ जो और भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी कि जो जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, वो सब भी उनके साथ चढ़े। ठीक है, तो समाज के पास अगर सिर्फ और सिर्फ व्यवहारवादी लोग रहेंगे तो समाज का इतना ज़्यादा उद्धार नहीं हो पाएगा, इसलिए आदर्शवादी लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। चेन की देन लेखक जापान की यात्रा पर गए हुए थे। वहां उन्होंने अपने एक मित्र से पूछा कि यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियां सबसे अधिक होती हैं। इस पर उनके मित्र ने जवाब दिया, भाई यहाँ के लोगों को पता है कौन सी बीमारी सबसे ज्यादा होती है? मानसिक बीमारी, यानी कि मेंटल प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है। जापान के 80% लोग मनोरोगी हैं, यानी कि कुछ ना कुछ मेंटल इलनेस को फेस कर रहे हैं। डिप्रेशन, ऐसी बहुत सारी अलग अलग मेंटल इलनेस होती हैं, उन्हें फेस कर रहे हैं। लेखक ने जब वजह जानने की कोशिश करी, उन्होंने अपने मित्र से पूछा कि भाई क्या बात है, यहाँ के लोग इतने ज़्यादा मानसिक बीमारियों को क्यों फेस कर रहे हैं? तो उनके मित्र ने बोला कि जापानियों के जीवन की रफ्तार बहुत बढ़ गई है। लोग चलते नहीं, दौड़ते हैं। महीने का काम एक दिन में पूरा करने की कोशिश करते हैं। जापानियों ने अपने दिमाग में स्पीड का इंजन लगा लिया, यानी कि वो अपना दिमाग बहुत ही तेज दौड़ाते हैं। अब दिमाग जब बहुत तेज दौड़ेगा तो तनाव भी बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा तो ये जो पूरा दिमाग का इंजन है ये क्या होगा? टूट जाएगा। इसी कारण से जापानियों को मानसिक रोग होते हैं और मानसिक रोग जापान में बढ़ते जा रहे हैं। शाम को जापानी मित्र उन्हें टी सेरेमनी में ले गए। यहाँ चीन में इस टी सेरेमनी को चा नो यू कहते हैं। वो लोग एक 6 मंजिली इमारत के नजदीक पहुंचे, जिसकी छत पर दफ्ती की दीवार वाली और चटाई की जमीन वाली एक सुंदर पूर्ण कुटी थी। अब आप समझते हो दफ्ती क्या? आपको मैं एक बार इमेज के थ्रू दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके का वहाँ एक पूर्ण कुटी थी जहाँ वो अंदर जाने वाले थे। उससे पहले बाहर उन्हें एक बेडब सा मिट्टी का बर्तन दिखा, यानी कि एक बड़ा सा मिट्टी का बर्तन था जिसमें पानी भरा हुआ था। अब उन्होंने क्या करा, उस पानी को लिया और उस पानी से अपने हाथ और पांव दोनों धोए। तौलिए से फिर इन्हें पोंछा। अंदर बैठे चा जीन ने उठकर
उन्हें झुककर प्रणाम किया। अब चाजीन कौन था? वो जो उन्हें चाय वाय सर्व करने वाला था, वो अंदर बैठा हुआ था, वो आया और उन्हें झुककर प्रणाम करा। एक ये तरीका होता है जापानीज़ में, जैसे हम पैर छूते हैं ना, इस तरीके से वो झुककर प्रणाम करते हैं। उन्हें बैठने की जगह दिखाई। फिर उसने क्या करा, जो चाजीन था उसने अंगीठी को सुलगाना शुरू करा। अंगीठी क्या होती है? एक आप समझ लीजिए चूल्हे जैसा ही समझिए। अभी अगर आपको नहीं पता अंगीठी क्या होती है तो चूल्हे जैसी होती है, उस पर भी खाना बनाया जाता है। तो उसने अंगीठी को सुलगाया और उस पर चायदानी रखी। बगल के कमरे में जाकर वो बर्तन भी ले आए और उस बर्तन को तौलिए से साफ किया। वो सारी क्रियाएं, यानी कि जो भी वो स्टेप्स कर रहे थे, वो बहुत ही गरिमापूर्ण तरीके से कर रहे थे, बहुत ही प्रॉपरली कर रहे थे, बहुत ही अलग तरीके से कर रहे थे। अब लेखक जब उन्हें ये सारे स्टेप्स करते हुए देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई गाना गाता है ना, तो उसकी आवाज़ में सुर होते हैं अलग अलग। तो उन्हें ऐसा लग रहा था हर एक स्टेप में कोई सुर गूंज रहा है। वातावरण इतना शांत था कि चाय का उबाल भी साफ सुनाई दे रहा था। चाय तैयार हुई और चायजीन ने चाय को प्यालों में भरा और तीनों मित्रों के सामने रख दिया। अब शांति को बनाए रखने के लिए वहां 3 व्यक्तियों से ज्यादा एक साथ प्रवेश नहीं दिया जाता था, यानी कि 3 लोगों से ज्यादा वहां पर अलाउड ही नहीं होते थे लोग एक साथ। जो चाय के प्याले थे उनमें 2 घूंट से ज्यादा चाय नहीं थी। वो लोग होठों से प्याले लगाकर एक एक बूंद चाय पी रहे थे। इस चीज में लगभग उन्होंने 1.5 घंटे लगा दिए। अब पहले के जो 10-15 मिनट थे ना, उसमें लेखक इसी उलझन में थे कि भाई ये कर क्या रहे हैं। फिर उनके दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे करके धीमी पड़ने लगी। फिर कुछ ही समय में बिल्कुल ही दिमाग की रफ्तार बंद हो गई। उन्हें लगा वो अनंत काल में जा रहे हैं। अब अनंत काल मतलब कि इटर्निटी, ऐसा समय जो खत्म ही नहीं होता। तो उन्हें ऐसा लग रहा था लेखक को। उन्हें सन्नाटे की भी आवाज सुनाई देने लगी। अक्सर हम लोग या तो भूतकाल में जी रहे होते हैं या भविष्य में, परंतु ये दोनों काल ही मिथ्या है। अब भूतकाल क्या मतलब कि पास्ट में जी रहे होते हैं, अपने पास्ट की करी हुई चीजें सोच रहे होते हैं, या हम फ्यूचर की चीजें सोचते हैं कि भाई एग्जाम में मार्क्स कैसे आएंगे मेरे, 95% आएंगे, 90% आएंगे, कितने आएंगे। लेकिन जो वर्तमान है वही सत्य है, हमें उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते लेखक का जो दिमाग था वो इन दोनों काल से हट गया था। अब वो वर्तमान क्षण में जी रहे थे, जो कि अनंत काल जितना विस्तृत था। अनंत काल मतलब ऐसा टाइम, इटर्निटी, ऐसा टाइम जो जिसकी ना शुरुआत होती है ना खत्म होने का टाइम पता होता हमें। असल जीना किसे कहते हैं, लेखक को उस दिन मालूम हुआ। मतलब ये पूरा एक्सपीरियंस करने के बाद पता चला लेखक को कि भाई कैसे जीते हम लोग असली लाइफ को। तो हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया होगा। देखो, इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार बोर्ड में रिपीट होते हैं वो हमने बढ़िया से कंपाइल कर दिए हैं, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाल दिए हैं। तो आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको सैम्पल पेपर में। सैम्पल पेपर कैसे मिलेंगे, बहुत ही सिंपल है। सब्सक्राइब करो, उसके साथ में ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके मेंबरशिप परचेज करो। बहुत ही मतलब आप समझ लीजिए 50% डिस्काउंट पे कर दिया है मेंबरशिप, जिससे आप सब बच्चे 95+ स्कोर कर सकते। मेरी टीम तो मुझे कह रही थी कि सर लॉस में चले जाएंगे हम लोग, पर मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चों को अच्छी स्कोरिंग आनी चाहिए बच्चों की, वही सबसे बड़ा हमारे लिए प्रॉफिट है। तो आई होप आप लोग बढ़िया से सैम्पल पेपर एक बार सॉल्व कर लोगे। सिर्फ हिंदी के ही नहीं दे रहे हैं हम लोग सैम्पल पेपर, आपको इंग्लिश के भी दे रहे हैं, साइंस के भी दे रहे हैं, सोशल साइंस के भी दे रहे हैं। लेकिन इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे आपकी स्कोरिंग बनती है। देखो, मैथ्स और साइंस तो होते डिफ़िकल्ट हैं, बट ये 3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनसे आपकी परसेंटेज बढ़ती है। तो साइंस के, इंग्लिश के सारे सैम्पल पेपर, साइंस के सारे आपके नोट्स और सैम्पल पेपर, इंग्लिश के सारे नोट सैम्पल पेपर, एसएसटी के सारे नोट सैम्पल पेपर और हिंदी के सिर्फ सैम्पल पेपर, क्योंकि हिंदी में नोट्स की हमें अभी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। बस सैम्पल पेपर आप कर लोगे, वीडियो देख के काफ़ी है, मोर देन इनफ। तो आई होप आप लोग फटाफट से सॉल्व करोगे, 95+ स्कोर करोगे। सब्सक्राइब टू MKG, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।